यस स्टूडेंट्स, लेसन 6 चल ओके, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो इसमें हमने जो डिस्कस किया वो हमने मार्केट्स के बारे में किया। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, होलसेल, वीकली, इस तरह से। और टाइप्स ऑफ टाउन्स चल रहा था अपना। ओके, तो इसमें हमने कैपिटल टाउन कर लिया। डिफरेंट टाइप्स के इसमें टाउन्स बताए हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये टाउन्स। ओके, तो उसमें एक था कैपिटल टाउन जो हमने कर लिया डिस्कस। ओके, रिपीट भी मैंने कर दिया। नेक्स्ट है आपके इसमें टेम्पल टाउन, जहाँ टेम्पल्स वगैरह होते हैं वो। पिलग्रिमेज टाउन्स, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है। ओके, जो रिलीजियस प्लेस रहते हैं वो पिलग्रिमेज टाउन्स हो गए। नेक्स्ट होता है ट्रेडिंग एंड बिजनेस टाउन्स, जहाँ व्यापार वगैरह ज्यादा होता है, बिजनेस ज्यादा होता है। ओके, जहाँ पर जो गुड्स है वो सेल किए जाते हैं या फिर परचेज किए जाते हैं, तो वो होते हैं अपने टाउन्स। क्राफ्ट टाउन्स, जहाँ पर जो लोग हैं वो हाथ से बनी हुई चीजें जो हैं वो खरीदते हैं या सेल आउट करते हैं, तो वो थे अपने क्राफ्ट टाउन। ओके, जैसे हैदराबाद वगैरह। ओके, इसके नेक्स्ट हमने किया इंपॉर्टेंट बिजनेस कम्युनिटीज। तो इसमें हमने किया कि जो ट्रेडर्स थे वो 2 टाइप्स के थे। ओके, बिग ट्रेडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स। तो जो बिग ट्रेडर्स थे, तो नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो बड़े व्यापारी थे, और उनका जो वर्क था कंट्री के अंदर भी था और कंट्री के बाहर भी था। ओके, यानी कि अदर कंट्रीज में भी वो जो सामान है वो सेल आउट करते थे। ओके, नेक्स्ट स्मॉल ट्रेडर्स, जो उनका एरिया कुछ लोकलाइज रहता था कि आसपास के क्षेत्रों में ही। ओके, लोकल जो एरियाज रहते हैं कि उनका बिजनेस होता था। तो इस तरह से 2 टाइप्स के हमने ट्रेडर्स किए, बिग ट्रेडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स। इसके नेक्स्ट आ रहा है अपने इंपोर्टेंट टाउन्स। ओके, तो आज हम करेंगे इंपोर्टेंट टाउन्स, यानी कि हम्पी से स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, इससे पहले अगर जो भी अभी जो मैंने रिपीट किया उसमें अगर कोई डाउट हो तो पहले वो पूछिए, तो फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंपोर्टेंट टाउन्स। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट टाउन्स। इसके अंदर हम्पी के बारे में डिस्कस करेंगे, सूरत के बारे में करेंगे। ओके, मसूलीपट्टनम है, इनके बारे में करेंगे। 3 जो इंपोर्टेंट टाउन्स है वो है आपके चैप्टर में। कुछ पूछना है आपको? एनी स्टूडेंट? जिज्ञासा समझ में आ गया आपको ये? नेहल एंड नुपुर अबान, जिज्ञासा समझ में आ गया था आपको? आप तो क्लास में ही नहीं थे लास्ट क्लास में, फिर कहां से समझ में आ गया? लास्ट क्लास में आप थे ही नहीं, कहां से समझ में आ गया? सेल्फ स्टडी की थी आपने? जिज्ञासा सेल्फ स्टडी की थी क्या आपने? फिर कैसे समझ में आ गया बताइए, किसने समझाया आपको? क्लास में आप थे नहीं, सेल्फ स्टडी आपने, फिर कैसे समझ में आ गया? नेहल एंड नूपुर, आप 5-6 मिनट लेट आए हो, फिर पूछ रहे हो हाउ आर यू। संदीप क्लियर है? प्रांजल? ओके, नाउ स्टार्ट हम्पी। अब देखिए हम्पी प्रेजेंट में भी काफी इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी आपको पता होना चाहिए। ओके, पर हम देखते हैं जो मिडाइवल पीरियड था उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करेंगे। तो हम्पी क्या था? एक बहुत ही फेमस एक प्लेस था, ये कैपिटल थी। ओके, विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर एम्पायर था। ओके, ये साउथ की बात कर रहे हैं अपन। ओके,
तो विजयनगर एम्पायर था तो उसकी कैपिटल थी हम्पी। ओके, अभी भी है ये प्रेजेंट में भी। ओके, अभी भी इसका नाम हम्पी है। तो उस समय यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर था, ओके, तो उसकी एक कैपिटल थी और ये बहुत ही डेवलप्ड थी, वेल मेंटेन थी। ओके, और इसको जो बनाया गया था, इसको डेवलप किया गया था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल अरेंज करके इसको किया गया था। ओके, तो द फेमस सिटी ऑफ हम्पी वाज कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अंडरलाइन करना, ये 19 अपने जो भी है मिडाइवल पीरियड उसकी बात करें अपन। ए स्पेक्टाकुलर, स्पेक्टाकुलर मीन्स होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो सेटलमेंट रहता है उसे हम बोलते हैं स्पेक्टाकुलर। ओके, विष्णु चौधरी, वेरी गुड। अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, आप इतनी जल्दी आ गए। रेगुलर आप नहीं आते। विष्णु चौधरी, इससे पहले वाला जो टॉपिक है अपनों को आ गया आपके समझ में? विष्णु चौधरी, आपको पता भी नहीं होगा कौन सा टॉपिक चल रहा है, अपने कौन सा लेसन चल रहा है। रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, आप बीच में स्किप कर जाते हैं। ओके, और फिर बाद में आप कहेंगे सर हिस्ट्री का ये बोल, क्योंकि हिस्ट्री ये टफ है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप बाद में कहेंगे आंसर सेंड कीजिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप रेगुलर क्लास में रहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना आप। यस, तो हम्पी क्या थी? विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी और बहुत ही स्पेक्टाकुलर जो है वो सिटी थी, यानी कि बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी थी, वेल अरेंजमेंट था, व्यवस्थित थी, एंड मैग्निफिसेंट भी थी, आकर्षक थी खूब। ओके, यहाँ पर बहुत ही आकर्षक फोर्ट थे, किले वगैरह थे, एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स। ओके, टेम्पल भी थे यहाँ पर, काफी अच्छे थे। हम्पी वाज आल्सो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, यानी कि बहुत ही एक रण के जो युद्ध के हिसाब से जो बनाई हुई जो सिटी थी वो थी कि यहाँ पर जल्दी से कोई अटैक नहीं कर पाए, अगर अटैक करे भी तो वो इसको जीत नहीं पाए। तो इस तरह से इसको व्यवस्थित किया गया था, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिकली। ओके, इट वाज प्रोटेक्टेड बाय रिवर। अब देखिए रिवर तुंगभद्रा की, अंडरलाइन कीजिए। तो जो हम्पी जो सिटी थी, कैपिटल थी, से प्रोटेक्ट थी, एक तो तुंगभद्रा रिवर से थी जो कि नॉर्थ में था। ओके, इसके अलावा जो रॉकी थे, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र था। ओके, दूसरी साइड में, थ्री साइड्स में इसके जो पहाड़ी क्षेत्र था, ओके, ग्रेनाइट का वो बना हुआ था, रिज थी, यानी पहाड़ी वगैरह थे। तो इस तरह से ये काफी क्या थी? प्रोटेक्ट थी नेचुरली। एक तरफ तो रिवर आ गई और थ्री साइड में हिल्स आ गई, तो इसलिए इसको जीतना क्या था? पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसकी काफी इंपॉर्टेंस थी। ruins of Hampi tell us its story of loss, splendor and fabulous wealth। तो इसके ruins मीन्स होता है इसके खंडर, जो अवशेष है बचे हुए, क्योंकि उस समय ये काफी डेवलप थी, बाद में ये डिक्लाइन हो गई। यहाँ पर आक्रमण हुआ, दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने भी इस पर आक्रमण किया, और इस तरह से ये जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया? नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो प्रेजेंट में इसके जो खंडर बचे हुए, ओके, जो कि उस समय बने हुए थे, तो उनको कहा जाता है र्यून्स, RUINS, खंडर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो जो खंडर है उसको देखने से पता लगता है कि ये काफी क्या थी? काफी स्प्लेंडर थी। स्प्लेंडर का मतलब भी यही होता है कि बहुत ही अच्छी थी। ओके, एंड फेबुलस थी, फेबुलस में भी शानदार होता है। वेल्थ, तो उस समय इसकी जो कंडीशन थी वो काफी अच्छी थी, काफी रिच थी। ओके, काफी समृद्ध थी। तो उस अभी जो रूइंस दिखाई देते हैं उससे हम उनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। द सिटी वाज प्लान्ड इन सच ए वे दैट इट वाज प्रोटेक्टेड बाय फोर्स, और इस सिटी को इस तरह से प्रोटेक्ट किया गया था। युवराज, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। अभी जो मैंने समझाया वो आ गया आपके समझ में? क्यों नहीं आया? बिकॉज आप लेट आए थे, है ना, 10 मिनट्स लेट आए हो आप। तो टाइम का आप ध्यान रखेंगे, ये बीच में आके आप डिस्टर्ब और करते हो। मैंने आपको पहले कहा था जब मैं स्टार्ट करूंगा कोई भी क्लास आप मिस मत करना।
ओके, टाइम से क्लास ज्वाइन करना, बिकॉज ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अंदर हर लाइन के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और वो सभी काफी इम्पोर्टेंट है अपनी नॉलेज के लिए भी, और ऐसे भी अपनों को एग्जाम के हिसाब से भी सबको लर्न करना चाहिए। ओके, तो आप टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिए। अब आफ्टर 5 मिनट्स के आफ्टर आपने 5-6 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की, तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं पहले जो बता देता हूँ फिर बाद में कोई स्टूडेंट आता है तो फिर मुझे मजबूरी में उसको वापस रिपीट करना पड़ता है। ओके, क्योंकि मैं चाहता नहीं आपका लॉस हो, लेकिन उससे फिर बाकी स्टूडेंट्स का लॉस हो जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हम्पी के बारे में, पेज नंबर 67 निकालिए। ओके, द सिटी वाज प्लान्ड एज सच ए वे दैट इट वाज प्रोटेक्टेड बाय फोर्ट्स। ओके, तो इस तरह से ये प्लान की गई थी, इस तरह से बनाई गई थी, इसके ये प्रोटेक्ट थी किससे, फोर्ट से यानी किलों से। ओके, फील्ड से। इसके अलावा 20 किलोमीटर लॉन्ग वाटर चैनल थे। आपको बताया वहां पर रिवर थी, कौन सी थी, तुंगभद्रा रिवर थी, तो वाटर चैनल्स भी वहां पर, डैम्स वगैरह इस तरह से बनाए गए थे। ओके, तो दैट एक्टेड लाइक ए डिफेंस अगेंस्ट एनी अटैक। इससे क्या था, ये प्रोटेक्ट करती थी। ओके, किससे, अटैक से, कि कोई भी जो अदर लोग हैं, एनिमीज है, वो इसके ऊपर अटैक करें। तो हिल्स हैं, ओके, वाटर चैनल्स है, रिवर है, तो इस तरह से इसको सेफ्टी उससे मिलती थी। तो ये वेल प्लान्ड सिटी थी। ओके, द हम्पी आर्किटेक्चर वाज डिस्टिंक्टिव। ओके, इसके जो आर्किटेक्चरल यानी इसके जो भी फोर्ट्स वगैरह है, ये सब व्यवस्था है ना, स्थापत्य जो वो काफी विशेष थी। हम्पी एंजॉयड इट्स प्राइम पोजीशन ड्यूरिंग द 15th to 16th सेंचुरी। ओके, इसकी जो पोजीशन थी काफी अच्छी थी, प्राइम पोजीशन थी 15th to 16th सेंचुरी के अंदर। इट वाज ए हब ऑफ कल्चरल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। सार्थिक, वेरी गुड। अभी तो टाइम, तो 5 मिनट्स बाकी है। यस, आर्किटेक्चर वाज डिस्टिंग्विश। इसके जो स्थापत्य कला थी वो बाकी जो फोर्ट्स वगैरह थे, सिटी थी, उनसे कुछ विशेष थी। ओके, और इसलिए अपने जो वो जो टाइम था 15 to 16 सेंचुरी में, ये काफी वहां पर एक प्राइम पोजीशन बनाकर रखा हुआ था। ओके, एक बहुत ही बड़ा एक ये सेंटर था। हब मीन्स क्या हो गया, एक सेंटर। ओके, तो हब ऑफ कल्चर एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा ये क्या था, सेंटर था। ओके, हम्पी वाज एन इम्पोर्टेंट कॉटन एंड स्पाइस ट्रेड सेंटर। तो यहाँ पर जो मेन जो बिजनेस होता था वो कौन सा था, कॉटन का एंड स्पाइस का, यानी कि स्पाइस मीन्स क्या हो गया, मसाले वगैरह। ओके, ट्रेडर्स फ्रॉम, देखिए इसमें कहाँ कहाँ से व्यापारी आते थे, पर्शिया, ओके, अरेबिया, बर्मा, जिसे प्रेजेंट में म्यांमार कहा जाता है, चाइना। ओके, तो इतनी जो कंट्रीज थी, ओके, तो वहां से लोग यहाँ पर बिजनेस करने आते थे, व्यापार करने आते थे, चीजें खरीदने या बेचने आते थे। एंड न्यूमरस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन विजिटेड हम्पी। इसके अलावा जो इंडियन ओशियन के जो आइलैंड है, ओके, उसमें आइलैंड है, वहां से भी काफी लोग यहाँ पर आते थे टू ट्रेड, किसके लिए, व्यापार के लिए। यूरोपियंस मर्चेंट्स आल्सो बॉट कॉटन एंड स्पाइसेस फ्रॉम हम्पी। इसके अलावा यूरोपियन जो मर्चेंट्स थे, यूरोप के जो यूरोपीय जो कंट्रीज हैं, वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी वगैरह थे, वो भी यहाँ पर कॉटन एंड स्पाइसेस परचेस करने के लिए आते थे। इसलिए कहा जाता है कि जो हम्पी थी वो काफी एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था 15th to 16th सेंचुरी के अंदर। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। इसके अलावा यहाँ मंदिर थे, वो भी एक सेंटर थे कल्चरल एक्टिविटीज के। ओके, अब देखिए आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट्स। तो यहाँ पर एक जगह भी थी महानवमी। ओके, ऐसे तो नवमी होती है महानवमी, पर वहां पर एक प्लेटफॉर्म भी था, एक जगह भी थी। ओके, उस जगह का नाम था महानवमी। तो वहां पर उस समय वहां के जो भी किंग रहते थे, तो कोई अदर कंट्रीज से कोई किंग वगैरह आ रहे हैं, नोबल्स आ रहे हैं, तो उनको वो उनका स्वागत वहां पर करते थे। इसके अलावा जब वो उनको कुछ ट्रिब्यूट देते थे, कोई उपहार वगैरह देते थे, तो वो सब प्रोग्राम भी उस जगह पर होता था, जिसे महानवमी के नाम से जाना जाता था। ओके, इन 1565, लेकिन 1565 के अंदर क्या हुआ, जो हम्पी था, हम्पी जो जगह थी, उसको दिल्ली सुल्तान ने हरा दिया। ओके, उसके पर आक्रमण किया और उसको अपने अंडर में कर लिया।
इट वॉज फ्रॉम द टाइम ऑनवर्ड द हम्पी फेल इनटू रूइंस। ओके, और इससे के बाद से जो हम्पी थी, जो कि एक डेवलप सिटी थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, डिक्लाइन होती गई। ओके, और रूइंस में कन्वर्ट हो गई, यानी कि खंडर में बदल गई। तो ये था अपने हम्पी का इतिहास। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट अपना टॉपिक है सूरत। पूछना है किसी को कुछ? सार्थक, कुछ पूछना है? नहीं पूछना? तो बताइए, विच वाज द कैपिटल ऑफ हम्पी? हम्पी की कैपिटल कौन सी थी? आपकी स्टार्टिंग में ही है हम्पी के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन के अंदर ही। विच वाज द कैपिटल ऑफ हम्पी? फास्ट, जल्दी से बताइए। आई थिंक तेजस बताएंगे सबसे पहले, या फिर लक्षिता। जिगीशा भी बता देगी। फास्ट, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। Nupur and Nehal, where are you? Which was the capital of Hampi? वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया विजयनगर। सबका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, एक का भी आंसर सही नहीं, बिकॉज आप पढ़ते ही नहीं हो। ओके, ध्यान ही नहीं देते। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? विच वाज द कैपिटल ऑफ हम्पी? हम्पी की कैपिटल कौन सी थी? हम्पी कोई कैपिटल नहीं थी, हम्पी खुद एक कैपिटल थी। किसकी? विजयनगर की। ओके, तो क्वेश्चन को भी आप पढ़ा कीजिए। अगर इसमें एमसीक्यूज दे दिया विच वाज द कैपिटल ऑफ हम्पी, और आपके ऑप्शंस दे दिया विजयनगर दे दिया, सूरत दे दिया, चेन्नई दे दिया, बर्मा और नन ऑफ दिस दे दिया, तो आप तो क्या लिख देंगे? विजयनगर। तो विजयनगर थोड़ी ना थी कैपिटल हम्पी, तो विजयनगर की हम्पी थी। ओके, हम्पी की विजयनगर नहीं थी। जैसे इंडिया है तो इंडिया की कैपिटल क्या हो गई? दिल्ली हो गई। और दिल्ली की कैपिटल इंडिया थोड़ी ना हुई। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। और तो जयपुर की कैपिटल थोड़ी ना हुई राजस्थान। तो क्वेश्चन को भी आप समझा कीजिए। ओके, तेजस ने आई थिंक फर्स्ट टाइम इसने रॉन्ग आंसर दिया। अगर क्वेश्चन होता विच वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 15 to 16 सेंचुरी, फिर आंसर होता है हम्पी। ओके, तो विजयनगर खुद एक कैपिटल थी। यस, नेक्स्ट, सूरत। सूरत इज सिचुएटेड, अब देखिए सूरत एक जगह का नाम है। ओके, जो कि अपने अहमदाबाद में के साइड में है। ओके, और ये ताप्ती रिवर के किनारे पर बसा हुआ। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ताप्ती। ओके,
ड्यूरिंग द मिडाइवल टाइम्स सूरत वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट एज वेल एज ट्रेडिंग टाउन। तो मिडाइवल टाइम के अंदर, मिडाइवल पीरियड के अंदर एक ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था। पोर्ट मीन्स जो कोस्टल एरियाज के पास में रहते हैं, ओके, जहाँ शिप वगैरह आती जाती है, तो उसको अपन पोर्ट बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये। और इस साथ में एक ट्रेडिंग टाउन्स भी था। जो भी पोर्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग टाउन्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अदर कंट्री से शिप वगैरह आती है, ओके, उसमें गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होता है या फिर इम्पोर्ट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन, और इसीलिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, यानी कि काफी अच्छी पोजीशन, शानदार पोजीशन थी, इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इसकी। इट बिकम द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। अंडरलाइन कीजिए, जो सूरत था उसको गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया के नाम से जाना जाता था। तो गेटवे फॉर ट्रेड इतना भी अगर आपके आ जाए तो आपको पता होना चाहिए सूरत, ओके। तो वेस्ट एशिया है, गल्फ और मुद्दे, तो यहाँ से लोग यहाँ पर आते थे। सूरत बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट मुगल ट्रेडिंग पोर्ट, और काफी इंपॉर्टेंट मुगल ट्रेडिंग पोर्ट भी था ये। इस पोस्ट विष्णु, तेजस, वीडियो पॉज है आपका, संदीप, युवराज। यस, आयुषी, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी आपके, ओके। यस स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए सूरत बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट मुगल ट्रेडिंग पोर्ट। तो मुगल जो पोर्ट था या मुगल ट्रेडिंग पोर्ट था, वो भी एक था, काफी इंपॉर्टेंस थी उस समय इसकी। इट आल्सो बिकम ए मेजर ओवरलैंड रूट फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। सूरत वाज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड देयरफॉर बिकम ए मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स। अभी भी ऐसा ही है, टेक्सटाइल के लिए ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये, ओके। तो उस समय भी था। इसके साथ में जो इंडिगो एंड अदर प्रोडक्ट्स थे, वो भी यहाँ पर सेल आउट होते थे, ओके, एक्सपोर्ट होते थे अदर कंट्रीज में। तो टेक्सटाइल है, इंडिगो है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से दूसरे देशों में जाते थे, सेल आउट होते थे। ब्रिटिश स्टेबलाइज ए ट्रेडिंग फैक्ट्री इन सूरत इन 1612। अंडरलाइन कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पर जो कंपनी आई थी, तो 1612 के अंदर सबसे पहले उसने यहाँ पर एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टेबलाइज की थी। सबसे पहले इंडिया के अंदर उन्होंने सूरत में ही की थी। कब की थी? 1612 के अंदर, ओके। इसके बाद आप देखिए, द डच ओपन द ट्रेडिंग। इसी तरह जो डच आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके अलावा जो फ्रेंच के जो लोग आए थे, उन्होंने भी 1664 में यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी। क्यों की थी? बिकॉज ये क्या था, जो ये समुद्र के पास में था, ओके, एक ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था, इसीलिए यहाँ पर ये फैक्ट्रियां स्टेबलाइज की गई थी। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड एंड इन 1689 average 100 ships from different countries were found to be anchored at the port at any time। अब देखिए, यहाँ का जो बिजनेस था अदर कंट्रीज में इतना ज्यादा डेवलप हुआ, इतना ज्यादा फेमस हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज के यहाँ पर जो शिप्स है वो हमेशा खड़ी रहती थी। लगभग 100 के आसपास जो शिप है, तो अदर कंट्रीज की यहाँ पर हमेशा लाइन से खड़ी रहती थी। इतना ज्यादा यहाँ से बिजनेस होता था अदर कंट्रीज में, ओके। एंकर्ड का मतलब है क्रम से, लगातार, इस तरह से अपन इसको बोल सकते हैं, ओके। तो वहाँ जो पोर्ट था, वहाँ क्रम से इतनी शिप्स खड़ी रहती थी, बिकॉज अदर कंट्रीज से वहाँ पर बिजनेस होता था। लोग आते थे, परचेज करते थे यहाँ से गुड्स, और वापस अपने देश में ले जाते थे, ओके। क्लियर हो तो सूरत का? अभी और है थोड़ा सा। एज ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड, रूल्स वर स्ट्रीमलाइंड एंड ऑफिसेज सेट अप एट सूरत। अब जब ट्रेड है, कॉमर्स है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पर जो ऑफिस वगैरह है वो भी यहाँ पर खुल गए थे। द कस्टम हाउस भी थे। कस्टम हाउस मीन्स क्या होता है? जो टैक्स वगैरह लेने के लिए उस समय बनाए जाते थे। जैसे प्रेजेंट में जो कस्टम रहता है, यानी कि अदर कंट्रीज से जो गुड्स वगैरह आता है, ओके, तो टैक्स वगैरह लिया जाता है, तो उस समय वहां पर भी कस्टम हाउस बनाए गए थे। वेयर ट्रेडर्स पेड देयर टैक्सेस, ओके। तो ट्रेडर्स को वहां पर जो है वो टैक्स देना पड़ता था, सामान जो है वो, गुड्स है वो परचेज करने के लिए या सेल आउट करने के लिए, इस तरह से।
वेयर ट्रेडर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एक्सचेंज करेंसी। इसके अलावा वहां पर जो इंडिया की जो कंट्री है वो डिफरेंट टाइप की थी, और जो फॉरेन की जो कंट्रीज थी जिस देश से वो आते थे, इमेजिन कीजिए वो आए कहाँ से, फ्रांस से आए, ओके, तो वहां की करेंसी अलग थी, तो वहां पर उसको चेंज भी किया जाता था। वर सम ऑफ द ऑफिसेस सेटअप, तो इसके लिए डिफरेंट वहां पर ऑफिस वगैरह सेट थे, टू ट्रेड विद द मुगल एम्पायर्स। हाउएवर सूरत एक्सपीरियंस्ड ए डिक्लाइन टुवर्ड द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। लेकिन फिर 17th सेंचुरी के बाद में इसका जो इंपॉर्टेंस थी वो कम होती गई, धीरे धीरे ये जो है वो डाउनफॉल होता गया, ओके, डिक्लाइन होता गया 17th सेंचुरी के लास्ट में। मैनी फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, ओके, डिफरेंट इसके फैक्टर्स थे, कौन कौन से हैं देखते हैं। मराठा लीडर शिवाजी डिस्ट्रॉय इट इन 1664, जो मराठा लीडर थे शिवाजी, ओके, छत्रपति शिवाजी, तो 1664 के अंदर वो उन्होंने इसको जीत लिया और इसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आल्सो एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, इसके अलावा मुगल एम्पायर जो थे उन्होंने भी इसके ऊपर आक्रमण किया, इसको जीत लिया और इसको डिस्ट्रॉय किया। मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी वर लॉस्ट, ओके, तो इस तरह से यहाँ का जो बिजनेस था वो डिस्टर्ब हो गया, मार्केट डिस्टर्ब हो गए, और द पोर्टुगीज बिगेन टू कंट्रोल द सी रूट। इसके अलावा जो पुर्तगाल था उन्होंने भी जो सी रूट था उस पर अपना कंट्रोल कर लिया, जिससे कि जो अदर कंट्रीज की जो शिप्स वगैरह थी वो यहाँ पर नहीं आ पाती। देयर वॉज कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, इसके अलावा गुजरात, ये जो सूरत था इसका कंपटीशन भी था उस समय बॉम्बे से, उस समय उसको, ओके, मुंबई जो एक ही बात है। वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट हेडक्वार्टर इन 1668, टुडे सूरत ए मेजर कॉमर्शियल सिटी। इसके अलावा जो कंपटीशन हो गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने वहां पर क्या कर लिया था, अपना हेडक्वार्टर स्टेबलाइज कर लिया था, ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। लेकिन प्रेजेंट में जो है सूरत है वो एक कॉमर्शियल सेंटर है, अभी भी यहाँ से टेक्सटाइल्स वगैरह है, ओके, क्लॉथ्स वगैरह है, कॉटन वगैरह है, तो इनका काफी बिजनेस प्रेजेंट में भी होता है, ओके, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है अपना मसूलीपट्टनम। कुछ पूछना है आपको सूरत या फिर हम्पी के अंदर से? कुछ नहीं पूछना, वेरी गुड। हर्षिता एनी डाउट? उपलब्धि, हर्षिता उपलब्धि, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज मसूलीपट्टनम। देखिए मसूलीपट्टनम है, इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, ओके, मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, बिकॉज वहां पर जो फिश है वो काफी ज्यादा पाई जाती थी, एक फिश, ओके, तो मसूली को वहां की लैंग्वेज में जो फिश रहती है उसको हो सकता है मसूली कहते होंगे, ओके, और नॉर्मल उसको अपन मछली बोलते हैं, इंग्लिश में फिश बोलते हैं, क्लियर है। तो मसूलीपट्टनम कहा जाए या मछलीपट्टनम, बोथ आर इक्वल, ओके, और फिश पट्टनम मत बोल देना इसको, ओके, ठीक है। नेहल एंड नुपुर, हर्षिता, जिगीशा, सार्थिक, तो या तो मछलीपट्टनम या मसूली, फिश पट्टनम नहीं है। मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम वाज द नेम ऑफ ए पोर्ट टाउन, द नेम मीन्स ए फिश पोर्ट टाउन, ओके, तो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम का मतलब क्या हो गया, एक फिश पोर्ट टाउन, फिश पोर्ट टाउन है, बिकॉज वहां पर जो फिश वगैरह है वो काफी रहती है, उनको पकड़ा जाता था वहां पर, ओके।
इट इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ पर स्थित है? बे ऑफ बंगाल के अंदर, ऑन द रिवर के आसपास। मसूलीपट्टनम वाज इनिशियली फाउंडेड बाय द ट्रेडिंग अरब्स। वो फाउंड देयर वे फ्रॉम द रेड सी। नॉर्मली इसको जो फाउंड करने वाले थे अरब्स थे, क्योंकि सी रूट से उन्होंने उसको खोजा था। ओके, साउदर्न इंडिया इन 14th सेंचुरी के अंदर। इट वाज टुवर्ड द एंड ऑफ 16th सेंचुरी दैट ए न्यू सी लिंक वाज स्टेबलाइज्ड। और फिर बाद में एक नया जो है सी रूट उनको मिल गया था। ओके, बिटवीन मसूलीपट्टनम एंड द वेस्ट के बीच में। तो इस तरह से इनका ये जो सी रूट से है वो इनका लिंक बन गया था। मसूलीपट्टनम वाज एंड स्टिल इन फेमस फॉर इट्स कलमकारी वर्क। अब देखिए जो मसूलीपट्टनम था वो किसके लिए फेमस था? वो फेमस था कलमकारी वर्क। अब देखो कलम मीन्स जानते हो आप क्या कहते हैं? कलम, कलम किसे कहते हैं? आपने कभी सुना है नहीं कलम? वेरी गुड। ओके, तो देखो कलमकारी वर्क के लिए फेमस था। तो कलम मीन्स क्या होता है? पेन। पेन को अपन क्या बोलते हैं? कलम। ओके, और कारी मीन्स क्या होता है? एंड कारी मीन्स वर्क। ओके, कारी मीन्स क्या हो गया? वर्क। यानी कि वहाँ पेन से कुछ वर्क, कुछ चित्रकारी वगैरह की जाती थी, पेंटिंग की जाती थी, तो काफी अच्छी रहती थी, इसलिए वो काफी फेमस थी। इसलिए मसूलीपट्टनम को जो है वो कलमकारी वर्क के नाम से भी पहचाना जाता था। ओके, अब देखिए साड़ीज एंड क्लॉथ मटेरियल वर पेंटेड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल डाइज विद ए कलम और ए पेन मेड बाय बैम्बू। अब देखिए वहाँ जो साड़ियाँ वगैरह रहती थी या फिर जो क्लॉथ वगैरह रहते थे उस पर पेंटिंग की जाती थी, डिजाइन जाती थी। ओके, फ्लावर्स वगैरह जो भी है डिजाइन वो बनाई जाती थी, और वो हाथों से बनाई जाती थी कलम की हेल्प से। जैसे अपन पेन से ड्राइंग बनाते हैं उसी तरह वो जो पेन था वो भी जो बैम्बू रहता है यानी कि जो बांस रहता है उससे किसी तरह से वो बनाया जाता था, और उस पे उसमें जो नेचुरल डाई है यानी कि प्राकृतिक जो कलर रहते हैं वो उनमें यूज किया जाता था, और उससे उन कपड़ों के ऊपर पेंटिंग की जाती थी, और फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाता था अदर कंट्रीज में। उनकी काफी क्या थी? डिमांड थी पारस में, इनमें। ओके, तो वहाँ के जो किंग लोग थे, ओके, जो एम्पायर थे, इसमें नाम लिखा है सफाविद एम्पायर, तो वो उसको परचेज करते थे। तो काफी इसकी इम्पोर्टेंस थी, और वो काफी फेमस हो गया था कलमकारी वर्क। ओके, फॉरेन कंट्रीज में भी। Masulipatam developed as a manufacturing center, and in the 17th century it was a city of weavers and dyers. तो ये काफी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से ये के नाम से ये काफी डेवलप हो गया था 17th सेंचुरी के अंदर। ओके, और यहाँ जो वीवर्स है, वीवर्स मीन्स क्या होता है? जुलाई, यानी कि जो कपड़े वगैरह बनाने का वर्क करते हैं। इसके अलावा जो डायर्स है, डायर्स में जो कपड़े को कलर करने का जो वर्क करते हैं उनको अपन डायर्स बोलते हैं। ओके, तो ये सभी वहां पर काफी ज्यादा हो गए थे, काफी डेवलप ये सिटी बन गई थी। इट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी दैट ट्रेड बिगन टू डिक्लाइन स्पीडली। लेकिन 19th सेंचुरी के अंदर, ओके, 17 में तो ये काफी डेवलप हुआ, काफी इसने प्रोग्रेस की, लेकिन 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ओके, यहाँ का जो भी ये जो वर्क था वो कम होता गया। डिफरेंट इसके कॉजेज या रीजंस हो सकते हैं। ओके, this city was important because it was the port of Golconda. Gold mines product the large diamonds in the world. Okay, तो ये काफी फेमस था किसके लिए? डायमंड। ओके, गोलकुंडा माइंस थे, वहां से डायमंड्स वगैरह निकलते थे, तो इसलिए काफी फेमस था। मसूलीपट्टनम वाज प्रॉस्पिरियस ड्यू टू दिस ट्रेड ऑफ डायमंड्स एंड रूबीज। तो रूबीज भी एक तरीके से जैसे मोती हीरा ये रहते हैं उसी तरह से रूबी भी रहता है। ओके, डायमंड रहते हैं, तो इसलिए ये काफी फेमस था, ये काफी यहाँ पर डेवलप हुआ था ये बिजनेस। मसूलीपट्टनम लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस व्हेन बॉम्बे, कलकत्ता जिसे कोलकाता कहा जाता है, बॉम्बे जिसे प्रेजेंट में मुंबई कहा जाता है, एंड मद्रास जिसे हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट में चेन्नई। ओके,
तो ये भी डेवलप हो गए थे, इसलिए फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई थी, थोड़ी कम हो गई थी। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। अब देखिए इसमें, Spices and textiles of India attract the Europeans during the 16th and 17th century. स्पाइसेस यानी मसाले, ओके। इसके अलावा जो टेक्सटाइल वर्क था, इसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थी उसको अपना जो इंडिया है, ये जो यहाँ के ये सिटीज थे, ये काफी करते थे 16th-17th सेंचुरी में। इंग्लिश, द डच एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट वांटेड टू एक्सपेंड देयर कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर सुपीरियर नेवल पावर। अब देखिए ये जो डच है या जो अंग्रेज थे यानी कि इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन के जो लोग थे, या फिर फ्रेंच जो थे, वो यहाँ पर अपना जो बिजनेस है उसको डेवलप करना चाहते थे, कॉमर्शियल एक्टिविटीज को भी डेवलप करना चाहते थे, ईस्ट के अंदर अपना जो है वो अधिकार करना चाहते थे। किसकी वजह से? क्योंकि उनके पास में क्या थी, नेवल पावर थी, यानी कि उनके पास जो जहाजी जो मार्ग था, उनकी जो सेनाएं थी वो काफी मजबूत थी। तो उनको ये लग रहा था कि हम इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार कर सकते हैं। Due to increase in the demand of textiles, there was a sudden increase in people who took up crafts such as spinning, weaving, bleaching and dyeing. तो बिजनेस डेवलप हुआ, टेक्सटाइल की डिमांड ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर ये सब काम करने वाले लोग भी काफी ज्यादा हो गए। On the other hand, this period also witness of decline of the independence of craftsmen. इसके अलावा ये जो वर्क करने वाले थे, स्पाइनिंग है या वीविंग का, ब्लीचिंग का, डाइंग का वर्क करने वाले लोग ज्यादा हो गए, बट ये धीरे धीरे क्या हो गए, ये इनका जो इंडिपेंडेंस थी वो भी कम होती गई, और ये इन जो बिजनेसमैन थे, ओके, जो मर्चेंट्स थे, उनके अंडर में ये आते गए। They had to weave clothes as per the demand of the European agents. यूरोपियन एजेंट्स जैसी डिमांड करते थे, उसी के अकॉर्डिंग अब इनको काम करना पड़ता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब वो उसके अंडर में हो गए थे, उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो क्या होती जा रही थी, धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। दिस पीरियड आल्सो सॉ द राइज ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट सिटीज। इस टाइम पर यहाँ पर और भी 3 इंपॉर्टेंट सिटीज डेवलप हुई थी। बॉम्बे, जिसे मुंबई कहा जाता है, कलकत्ता, जिसे प्रेजेंट में कोलकाता कहा जाता है, ओके, एंड मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, ये डेवलप हो गई थी। यूरोपियन सेट अप एरियाज कॉल्ड ब्लैक टाउन्स इन दिस सिटी। अब यूरोपियंस ने वहां पर अधिकार कर लिया था, और वहां पर उन्होंने न्यू जो सिटीज थी वो भी टाउन्स डेवलप कर लिए थे, जिनको ब्लैक टाउन्स कहा जाता था, ओके। क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस वर मूव्ड इनटू दिस एरिया। जो क्राफ्ट्समैन है, ओके, और भी जो ये रहते थे आर्टिसंस, वो उस एरिया में रह सकते थे, जाते थे, ओके, क्योंकि वो क्या था, ब्लैक टाउन था, यानी कि जो इंडियंस है उनको ब्लैक कहते थे, तो वो बिजनेस के हिसाब से वहां पर कुछ टाइम तक जा सकते थे। द यूरोपियन ऑन द अदर हैंड ऑक्यूपाइड द पोस्ट रेजिडेंशियल एरिया ऑफ फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता एंड फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास, चेन्नई। और जो यूरोपियंस थे, ओके, उन्होंने जो पॉश एरिया थे, यानी कि जो काफी डेवलप एरियाज थे, ओके, कलकत्ता में या चेन्नई में, इनमें, ओके, तो वहाँ के जो पॉश एरिया थे, काफी जो डेवलप एरियाज थे, वहां पर उन्होंने अपना खुद का अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से ये अपना क्या थे, डिफरेंट टाउन्स थे। जो दोनों चीजें हमने इसमें पढ़ी कि किस तरह से तो वो डेवलप हुए, किस तरह से उन्होंने बिजनेस किया, और किस तरह से उनका डाउनफॉल हुआ, यानी कि वो किस तरह से डिक्लाइन हो गए, ओके। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जिगीशा, चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे। आयुषी एंड तेजस भेजे या नहीं भेजे? भेज दिया। जिगीशा ने कल परसों मेरे पास मैसेज किया कि सर आपने नहीं भेजा। आपको कोई मैटर आपने डिलीट कर दिया तो आप डायरेक्ट की सर ने भेजेंगे, ओके। तो आप टाइम से वर्क नहीं करते, आप क्लास बीच में छोड़कर चले जाते हो या डिलीट कर देते हो, क्योंकि डेली कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर चैप्टर 3, 4, 5 के भेज दिए, 5th में, 6th में, 7th में, सभी क्लासेस, ओके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों कि आप एक साथ पिछला 3-4 लेसन के कहें कि इनका SW भेज दिए, एक्सरसाइज भेज दिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप आपस में जो है वो आपस में ही शेयर कर लिया करो, ओके।
और फिर भी अगर फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाए आप मेरे पास में मैसेज किया करो। ओके, क्योंकि बताइए आप दिन भर में 5-6 स्टूडेंट्स हैं, डेली वो कह देते हैं, कुछ स्टूडेंट तो 6-7 मंथ बिफोर का वर्क कहते हैं। अब आपके जैसे हिस्ट्री वर्क था 1st 2nd 3rd, ये तो मैंने समर वेकेशन से पहले ही करवा दिया था, और अभी तक आप कई स्टूडेंट ने वो वर्क नहीं किया, फिर कहते हैं सर आपने 1st 2nd के नहीं सेंड किया। ओके, तो फिर वो डिलीट भी हो जाता है कुछ पोर्शन, बिकॉज मोबाइल के अंदर मोबाइल हैंग होने लग जाता है, तो हमें डिलीट करना पड़ता है। ओके, और फिर ये कि आप खुद उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो कि आपने टाइम से अपना वर्क नहीं किया। ओके, तो मिस्टेक तो आपकी है ना, तो आप आपस में पहले कंफर्म किया करो, शेयर कर लिया करो। ओके, क्योंकि फिर मैं एक साथ सेलेक्ट करके सेंड करता हूँ तो आपके मिक्स हो जाता है। कुछ स्टूडेंट को तो यही पता नहीं कि ज्योग्राफी का जो चैप्टर है और हिस्ट्री का चैप्टर है उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। ज्योग्राफी में भी वो पूछते हैं कि सर ये ग्लोब है, ये किस में से दिया आपने, ये हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है। अब ऐसे बच्चों को बताया क्या कहें कि ग्लोब है, वो तो डेफिनेटली वो तो ज्योग्राफी में आएगा। ओके, हिस्ट्री में कैसे आएगा। क्लियर बच्चों, तो जिगीशा आप इनसे शेयर कर लेना, आयुषी से ले लेना आप। ओके, और कुछ पूछना है, किसी को डाउट हो कुछ। तो ये चैप्टर आप रीड करना, एक्सरसाइज है जो हम बाद में कराएंगे। ओके।